बिल्कुल एक ब्रीफ राउंड लिया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब हायर एजुकेशन को रिफॉर्म एंड रिवॉन्ड दोनों करने की टेप मंगाता ना वो जरा सा The time has come. तोड़ देगा। टेप मंगाता ना। The time has come that now higher education has to be reformed and reoriented. और अब इसको जो reorient होना है apart from other directions. आप इधर ही जाओ ना। One of the major side is that now in place of urban centric, it should be rural. It should be rural centric. और यहाँ आकर के मैंने जो ये देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे मौका। और दूसरा मुझे इसलिए खुशी हुई कि विषयों पे बोलने की तो आदत रही है, हम बोलते ही रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेरे पत्रकार मित्रों के साथ बात करूंगा, मेरे विचार उनके साथ शेयर करूंगा, सो दैट द न्यू जनरेशन मस्ट नो हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या थी, हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या हो गई, और हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या होने। इसलिए मुझे कुमराव सिंह साहब, राष्ट्रकवि मैत्रेयी गुप्त की एक लाइन याद आ गई, जो उन्होंने लिखा, गुप्त जी ने लिखा, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। मुझे खुशी है कि इससे अच्छा ऑडियंस समस्याओं को विचार करने के लिए नहीं हो सकता, जहाँ एक तरफ इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट बैठा है, दूसरी तरफ पत्रकार भाई बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक सार्थक वार्ता इस पे हो कि वेयर बात भी आज की कोई। इस विषय पे बात करने के लिए मैं दो भागों में आपसे बात करना चाहता हूँ। वेरी पहला पार्ट में प्रदेश की उच्च शिक्षा पे गौर, जिसके बाद आप चलेंगे कि रूरल एरिया जिसे आप ग्रामीण अंचल कहते हैं उसमें आज कैसे, जब हम हायर एजुकेशन की प्रदेश में इस समय क्या स्थिति है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दो बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एज फार एज द इंफॉर्मेशन डाटा आल्सो कंसर्न आपके पास बहुत है, इसलिए मैं उनको कोई प्रस्तुत करने के लिए नहीं हूँ। आई सिंपली गिव यू द सर्टेन व्यूज एंड माय ओन आइडियाज। सबसे पहले आवश्यकता आज जो है हायर एजुकेशन, दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन। आज भी आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट्स, आज भी हमारे प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है उसका एक्सपांशन उतना नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना होना चाहिए। अभी भी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी, मेरी आवाज तक आ रही ना आपको, अभी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो राजस्थान सरकार ने स्वयं में माना है कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट जो 10.5% था, विगत 5 वर्षों में बढ़कर 10.5% registration has increased in the last 5 years and reached up to the level of 30. लेकिन आज भी मैक्सिमम लेवल कहाँ है? 30%। जबकि यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अगर आप हमारे प्रदेश में और देश में देखें, इस समय हायर एजुकेशन में जाने वाला जो यूथ है उसके अगर आप एज ग्रुप को देखें तो इट कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द पॉपुलेशन। 30% population of the youth is in the age group who should be in the higher education institutions, जबकि आप कितना रहा है? मात्र 30%। तो आप देखिए आज हमारा यूथ जो इतना बचा हुआ यूथ है वो कहाँ जा रहा है? आप सोचिएगा प्लीज। और अगर मैं आपसे सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज में यू विल सरप्राइज दैट दिस रेशियो इज ऑलमोस्ट 50%। 50% of their students who are in this age group, they are in the education institution, whereas our only bigger 13%। बाकी विद्यार्थी कहाँ जा रहा है? बाकी यूथ तो है कहाँ जा रहा है? क्या हमने उस यूथ के बारे में सोचा? आज वो यूथ पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड होकर के, हायर एजुकेशन विहीन होकर के उधर तक कर रहा है। और अगर मैं इसका आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं, अभी आपने
मैंने पेपर्स में पढ़ा, आप ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, कि अभी आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लास 4 की कुछ वैकेंसीज निकाली एंड दे आर ऑलमोस्ट 53,000 इतनी वो आपने वैकेंसीज निकाली है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लास 4 एंड यू विल बी सरप्राइज कि एप्लीकेशन कितनी आई। दिस इज ऑलमोस्ट 24 lakhs, ऑलमोस्ट 25 lakhs आपको। ये एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपके सामने क्या शो करता है कि आज भी हमारा यूथ गांव में बैठा हुआ है, बेरोजगार है, हायर एजुकेटेड नहीं है और उसके सामने एक क्राइसिस है। क्या आज जब हम हायर एजुकेशन की बात प्रदेश में करें तो कि हमारा इतना परसेंट युवा यूथ आज कहाँ बैठा हुआ है? आर यू वरीड अबाउट इट? हम वरीड नहीं। दिस इज माय फर्स्ट कंसर्न जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं सब हायर एजुकेशन तो बहुत है, गलत है ये कहना। हायर एजुकेशन का तो क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ नंबर अभी एक्सपेंशन होना है, वी हैव टू डू इट। और क्यों होना है? आई जस्ट लेट यू नो माय सेकंड कंसर्न इज वेरी ग्रेव, आई मस्ट से। और बीइंग ए प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम almost for 3 decades, I'm very unhappy and I'm very sorry to say, and that is the qualitative aspect of higher education. Very horrible situation we are facing. इसमें मैं आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। I know that my audience is specific audience. आज इस लेवल पे हम पहुंच गए, can't believe, at least I can't imagine that in my own lifetime I will such times where the standards of the universities and the higher colleges will go so down. It is totally thrown to the dogs. आप ये देखिए, इतने अफसोस की बात है कि कुछ संस्थाएं हैं फॉरेन में, जैसे टाइम, QS, जो एक इंटरनेशनल इवेल्युएशन हमारे सामने प्रस्तुत करती है और वो इवेल्युएशन वो हर साल छापती है और आप लोग उसके द्वारा जनता को अवगत करते हैं। Can you believe in 22 में क्या सुनने रिपोर्ट? In the top 100 universities of the world, India stays low. Is it not shameful? In the top 100 universities of the world, India figures nowhere. Whereas country like South Korea is figuring. South Korea अपना existence बना रहा है 100 की लिस्ट में, and we are totally out of it. अगर आप QS अनदर रिलायबल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप जानते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में 500 की जो लिस्ट दी, आई एम वेरी सॉरी टू से, हम उन 500 में करेंगे। जिन 500 में नाम आया है वो केवल 7 IITs का आया है या एक IIS बेंगलोर का आया है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन आप फिगर नहीं कर रही। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा दुख आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि UGC जिसके पास आज की तारीख में 1000 से अधिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो अनुदान देती है पर मंथ, what they are doing? Why this public money is invested on these institutions with no results? And it's highly surprising कि जो 7 इंस्टीट्यूशन या 8 इंस्टीट्यूशन फिगर कर रही हैं उनको UGC कोई फाइनेंस नहीं कर रही, उनको UGC कोई फाइनेंस नहीं कर रही। वो संस्थाएं दुनिया में हमारा नाम कर रही हैं और जिन संस्थाओं को हम फाइनेंस कर रहे हैं उनकी दशा ये है। मैं इससे आपसे कहना चाहता हूँ कि वी आर इन वेरी वेरी क्वालिटी इज ऑलमोस्ट फाउंड टू द डॉग्स। आज हमारी कोई डिग्री लड़ाबल नहीं रही है। आज हमारी इवन द टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां भी मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयबल। इसलिए मैं जब शुरुआत में ये सुना करता था कि साहब वी आर प्रोड्यूसिंग द इलिटरेट ग्रेजुएट्स, हमारे प्रोफेसर से कहते थे कि स्टैंडर्ड्स आर गोइंग डाउन एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द इलिटरेट ग्रेजुएट्स। अब मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि सिचुएशन हैज कम टू दैट एंड पॉइंट ऑफ डिटोरिएशन कि जहां पर वी हैव अनएम्प्लॉयड बीटेक्स एंड एमटेक्स
Can you believe that a student MTech after MTech and BTech he will remain unemployed? Market will not accept him. ये दुर्दशा आज इस देश की चल रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हायर एजुकेशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और सुनिए, मैं मेरे साथियों से भी कहता हूं, वेकिंग बेल्स और ऑलरेडी आपको आवाज दे रही उठान वेकिंग बेल्स जो होती हैं आपको नींद से उठाने का अलार्म बज चुका है। आपके चैलेंजेस की सार्वजनिक रूप से स्वीकृति हो चुकी है। अब तो आप अपने आप को हायर एजुकेशन में सुधारो। और द ग्रेटेस्ट बेल व्हिच इज कमिंग टुडे इज फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। When I was a student, forget about this. But in my 2 decades or 3 decades of teaching, I never heard of coaching institutions. Never heard of coaching institutions. और इसके बावजूद भी very politely, with all humility मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट में मैं था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हो नहीं सकता था कि उसमें 1 या 2 लड़के IAS और IPS में सेलेक्ट न हो। That was the standard यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मैं खुद तस्दीक गवा रहा हूँ उसका। आज कहाँ गया वो? आज स्थिति ये है जो आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, schools have become dummy schools. आज हर पेरेंट्स दाखिले के लिए स्कूल में भेजता है बच्चे को और उसी के साथ ज्वाइन करा देता है उसको कोचिंग। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में देयर आर फेक एंड यूजलेस रजिस्ट्रेशंस कि जहां विद्यार्थी फॉर्म भर जाता है सिर्फ गवर्नमेंटल स्कीम का फायदा उठाने के लिए एंड द नेक्स्ट डे ही जॉइन द कोचिंग क्लास। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये सिचुएशन आ गई एंड इट हैज बिकम अ फैक्ट ऑफ लाइफ टुडे, तो औपचारिक संस्थाओं को क्या होगा? What will happen to the formal institutions of higher education in Rajasthan? जो इतने सारी यूनिवर्सिटी हमारे पास हैं, इतने सारी कॉलेजेस हमने खड़ी कर दी, दिन रात खड़ी करते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मतलब रहेगा क्या पीपीएल आपको नहीं पूछेंगे? पीपीएल आस्क। और आज ऐसी भयंकर सिचुएशन खड़ी हो गई है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि नाउ इट्स ए वेकिंग कॉल कि खड़े हो जाओ। अब कम से कम अपने पैरों पे खड़े। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन की स्थिति बद से बदतर। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये देखें बहुत संक्षेप कि आखिर ये स्थिति क्यों हुई, आखिर ये स्थिति हुई क्योंकि आप सब कई तो मेरे समकालीन लोग मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जीवन को देखा होगा। ऐसी स्थिति कभी 60s, 70s और 80s तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम विश्व की यूनिवर्सिटी में माना जाता है। यहाँ के प्रोफेसर्स का स्टेटस नेशनल नहीं इंटरनेशनल। मैंने आपसे कहा कि इस दौर में अगर हम सबसे प्रेस्टिजियस को एग्जाम मानते हैं ICS, तो बिलीव मी जो 3 यूनिवर्सिटी आपस में कम्पीट करती थी हु शुड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS, उनमें एक था दिल्ली यूनिवर्सिटी और नंबर 2 था राजस्थान यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद। ये लेवल था, इसी यूनिवर्सिटी का था। मैंने देखा है, आप में से बहुत देखा होगा। व्हाट इज हैपनिंग? इवन फॉरगेट अबाउट द यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, GCA गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या स्टैंडर्ड होता था, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बाकी का क्या स्टैंडर्ड होता था। हमारे स्टूडेंट्स हर जगह एक्सेल क्यों करते थे? अगर उनको नहीं पढ़ाया जाता तो क्यों करते?
इसके अगर आप देखें तो विगत वर्षों में जो कारण हुए वो कारण मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आई विल नॉट एक्सप्लेन बट आई जस्ट उधर उधर बस ब्रिंगिंग दिस टू योर काइंड नोट। देखिए 4 प्रॉब्लम्स हमारे साथ ऐसी रही कि जिनकी वजह से हायर एजुकेशन की स्थिति बिगड़ गई। और वो 4 अगर मैं आपसे मोटे रूप से गिनाऊं, सबसे पहली प्रॉब्लम ये रही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस। इन विगत वर्षों में एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसे आप लोग भली भांति परिचित हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने किन्हीं कारणों से कॉलेजेस खोल दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी, धड़ल्ले से यूनिवर्सिटियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप उनके अंदर जाकर के देखें there is no infrastructure, there are no labs, there are no libraries, so much so कि आप पत्रकार भाइयों की सूचना से ही हमें सूचना मिलती है कि some colleges are being held in the school buildings। कॉलेज खुल गई और चल कहाँ रही है? स्कूल के कपड़ों। आप उस कॉलेज से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? तो देयर इज अ टोटल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। नंबर 2, दूसरा तो उन इंस्टीट्यूशन के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये इट्स अ लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचिंग। देखिए आप कह सकते हैं कि मैं बायस हूं, लेकिन मेरी ये मान्यता है और मैंने मेरे प्रोफेसरों से सुना है मैंने मेरे सीनियर प्रोफेसर से कहते हुए सुना है that professors are the backbone of university। Professors are the backbone of university। अगर कोई यूनिवर्सिटी सीधी खड़ी हुई आपको दिखाई देती तो उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो वहां की प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इज नॉन बाय। और फिर इतने कॉम्पिटेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट प्रोफेसर ही कॉम्पिटेंट विद्यार्थियों को पैदा करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। मैं आपको सिर्फ एक संबंध बता रहा हूँ, VKRB राव नाम सुना होगा आपने, जो एजुकेशन के ही वजह से जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, प्लीज नॉट 60, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 50s और 60s, खुद का भाषण मैंने उनको सुना, उन्होंने खुद कहा इस बात को कि जब मैं लंदन गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने, उसके डायरेक्टर जो एक अमेरिकन थे, उन्होंने मुझे कहा व्हाई यू हैव कम टू लंदन, यू हैव दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स नो लेस देन लंदन स्कूल। ये कौन कह रहा है? ये चेयरमैन ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहा है। और उसने कैसे कैसे स्टालवर्ड्स दिए आपको जानते हैं। 60s में ये रहा, 70s में रहा, लेकिन बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई मस्ट से कॉम्पिटेंट फैकल्टीज नॉट। और देखिए एजुकेशन, आप क्षमा करें, ये कोई एम्प्लॉयमेंट का धंधा नहीं। आई एम वेरी सॉरी, रादर आई एम टू एजुकेशन एंड स्पेशली हायर एजुकेशन रोजगार का धंधा नहीं है। आप रोजगार दो तो यार सो मेनी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट दे और रोजगार चलाए। इट्स अ प्लेस ओनली फॉर द कॉम्पिटेंट एंड डिजर्विंग। हमने उसे मुंह तोड़ नाता मोड़ लिया। क्यों मोड़ा? आपने उसे ज्यादा। तीसरी प्रॉब्लम ये हुई वेयर यू डोंट हैव ए कॉम्पिटेंट स्टाफ। जब आपके पास स्टाफ ही कॉम्पिटेंट है नहीं है तो न हमारे सिलेबस अपडेटेड हुए थे, न हमारे कैरिकुलम अपडेटेड हुआ, न हमारे ढंग के कोर्सेज बने। फॉर डेकेड्स टुगेदर वही कोर्सेज डेकेड्स। क्या दुनिया नहीं बदलेगी? डेकेड्स में बदल गई।
क्यों नहीं बदलेंगे? तो मुझे बताइए, व्हाई हेल अ स्टूडेंट विल कम टू यूनिवर्सिटी टू स्पॉइल हिज टाइम? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थी तभी भी आज भी इज वेरी इंटेलिजेंट। आप उसको ये मत समझिएगा वो नहीं समझता। He knows it very well that what I am getting out of this institution. और चौथा जो सबसे बड़ा कारण हमारा रहा वो ये रहा कि we are lack of proper and transparent evaluation. हमने evaluation का सिस्टम लिया, न तो हमने टीचिंग फैकल्टी का प्रॉपर्ली हम इवेल्युएशन कर पाए और न हमने स्टूडेंट्स का। और आप सोचिए आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं आपको कहता हूं, जिन कॉलेजेस के लिए लेक्चर्स का रिक्रूटमेंट आरपीएससी करती है, आई मस्ट से दिस, क्योंकि आप मेरे से कहीं कहीं ज्यादा जानते हैं। रोजगार की दर कि जहां आप रोजगार मुहैया करा सकते। नतीजा क्या है? आज इन 4 कारणों से हमारा सारा हायर एजुकेशन कौन दिन और इसके 2 कारण मुझे ऐसे लग रहे हैं, 2 मेजर चैलेंजेस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब तक हम इन 2 चैलेंजेस को निकाल नहीं करते, जब तक मुझे हायर एजुकेशन का कोई you may not accept me. And what are the 2 challenges? First challenge is the meager amount of funds that you allocate to the college. Higher education का आपको खुद जानते हैं, budgetary provision देखिए हमारे पास है। आज भी national level पे I am talking less than 1% of the GDP is being given to the higher education. आप क्या चाहते हैं इतना सब पैसा देकर? If you look at the budgets of the developed countries, forget developed countries, come to the China. Look at the budget of China. 3 to 4 or 5% of the GDP is being given to the higher education. हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे बताइए आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के युग में, इस एडवांसमेंट के युग में अगर कैसे से आप एजुकेशन फर्स्ट थिंग, और यहाँ पर मैं आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा दैट देयर शुड बी अवेयरनेस इन द पीपल एंड पीपल शुड आस्क कि आप हायर एजुकेशन भी क्या है? कुछ जादू का मंत्र है क्या आपके पास कि हायर एजुकेशन को आप सुधार दोगे इफ यू आर नॉट एलोकेटिंग द फंड्स? और दूसरी जो चिंता या चैलेंज है फ्रेंड्स, again I am very sorry to say that is the political will. Unless you don't have a political will in your government, educational institution cannot be. Whatever it may be, I am very sorry. I am not talking of any party. Any government, if they don't have they are lacking the willpower. There is no willpower, and if there is no willpower, do you think by miracle or by magic institution बदल जाएंगे? मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा था, जो बड़ा रूड है लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा था। पंजाब आप अच्छी तरह जानते हैं प्राइमरीली डोमिनेटेड एंड डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चरल स्टेट, जहाँ केवल एग्रीकल्चर होती है और कोई कल्चर नहीं। ऐसा कहा जाता है पंजाब में एक ही कल्चर है जैसे। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सोचिए, जो ये कहते हैं मजाक में कहते हैं, आप सोचिए पंजाब ने कितने साल युद्धों में और युद्धों की स्थिति में बिताए गए? कभी सोचिए आप बैठ कर, जो पंजाब को नहीं, पंजाब डोंट हैव एग्रीकल्चर, इट इज ओनली एग्रीकल्चर। आप सोचिए पंजाबियों ने, और उसके बाद में दूसरे अगर कोई थे तो राजस्थान फॉर सेंचुरीज टुगेदर। अरे माइक लगे हो ना, युद्ध की विभीषिका देखिए, तो माइक तो आए दिन युद्ध देखे हैं, आए दिन घोड़ों की टापें सुनी हैं, नीचे कर दो।
खैबर के दर्रे से और बोलन के दर्रे से आक्रांता फॉर हाउ मेनी सेंचुरीज दे हैव कम। और उनके फ्रंटलाइन स्टेट कौन थे? आइदर पंजाब और राजस्थान। मुझे बताइए तीसरा कौन सा स्टेट था हिंदुस्तान में जिसने ये सारा दुख झेला हो? आज ये बात तो करते हैं ये सब, मुझे बड़ा दुख होता है राजस्थान के इतिहास को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, बड़ा दुख होता है। आप कभी इस पॉइंट पे सोचिएगा कि जिस राजस्थान पे आक्रमण की शुरुआत 1000 से पहले हो चुकी थी, उसने 600-700 साल तक लगातार आक्रमण किया। कासिम, जिसको सबसे पहले खलीफा ने भेजा हिंदुस्तान से इस्लाम को स्थापित करने के लिए, औपचारिक बात कह रहा हूं आपसे, खलीफा ये सेंड कि कासिम कि हिंदुस्तान पे जाओ, उसने सबसे पहले सिंध पे कब्जा किया, राजा दाहिर सिंह को मार करके ही इसका एंड कैन यू बिलीव, प्लीज डू शेयर विद मी, कैन यू बिलीव 300 साल तक सिंध में इस्लाम ने शासन किया फॉर 300 years। और वो भी किसका शासन था? खलीफा। जो खलीफा का मतलब नेक्स्ट टू प्रॉब्लम, खलीफा के 300 साल के शासन के बावजूद भी सिंध से इस्लाम एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? कभी सोचा आपने? मैजिक था, भक्ति थी, या मंदिरों में घंटा बजा करके उनको रोका था? कुर्बानी। और इस कुर्बानियां का एक वो क्षेत्र है जहां आज हम और आप बैठे हैं चित्तौड़, कि जहां से कुर्बानियों का इतिहास। ऐसे ही जब राजपूताना से वो नहीं प्रवेश कर पाए तो सारे आक्रांता ने ऑल्टरनेटिव मोड लिया, एंड दैट ऑल्टरनेटिव मोड वाज थ्रू खैबर। और खैबर से दर्रे से उतर के आए तो सबसे पहले ब्रिटिश स्टेट कौन हुआ? पंजाब। तो मुझे बताइए, पंजाब में जितनी आगजनी देखी है, आप माफ करें, वहां भंगड़ा कल्चर के अलावा कुछ कल्चर हो सकते हैं जहां आपको ये पता नहीं सुबह बचोगे या नहीं, आपको पता नहीं सुबह आपकी टाटी जलेगी या नहीं है? वहां कौन से राजमहल और आप बड़े होटल क्रिएट कर देंगे? कौन से? तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह था, दिस इज सेकंड पॉइंट दैट आई वांट। इसलिए ये दो चीजें हैं जिनको हमें लेना है। अब अगर मैं आपसे एक बात कहकर अब अगर आज हम 2025 में बात करें, आप देखिए आज स्थिति बिल्कुल बदल, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव होना है।